Hello guys, good evening. In this video we are going to proceed our topic what we have left before few days, and now we are going to further describe the structure of atom. Let's understand. Structure of atom basically is very entertainment topic. Whenever you study any things with enjoy, then you are able to more explainable. You will be become more explainable, मतलब आप उसे अच्छे से उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमेशा पढ़ाई उस तरीके से करनी चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले तो उसे आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ. ऑलवेज स्टडी एज यू हैव टू एक्सप्लेन टू समवन, राइट. चलिए समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हमने जाना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एटम चूँकि एक ऐसी लिमिट होती है जिसे हम कट नहीं कर सकते हैं शुरुआत तौर पर. बाद में हमें धीरे धीरे पता चला कि नहीं एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. बाद में पता चला कि हम एटम को बांट सकते हैं. एटम को बांटने का मतलब ये है कि एटम जो है तीन चीज़ों से मिलके बना होता है. पहला न्यूक्लियस एटम का एकदम सेंटर होता है, एकदम बीचों बीच केंद्र होता है. उस केंद्र में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं. उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं. हम कहते हैं कि चूँकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध है, उस पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज उदासीन करने के लिए हम एक नेगेटिव चार्ज का वहाँ पे वर्णन करते हैं. उस नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल. अब आप कहेंगे एटम न्यूट्रल है, ये किसने बताया? अरे भाई साहब, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो हम लोग स्टेबल कैसे हैं? मतलब अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, कल भी आपके सामने बैठा रहूँगा. आप यूनिवर्स देख रहे हैं, आपकी चप्पल पड़ी हुई है कहीं पे, तो वो भी कल भी वहीं पड़ी रहेगी. अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, आपका स्लीपर उसी एटम से मिलके बना है, हमारी बॉडी उसी एटम से मिलके बनी है. न्यूट्रल नहीं है तो अनन्यूट्रल है. अनन्यूट्रल है मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की ओर भागेगा, और मतलब कि हम लोग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते चल जाएंगे. चूँकि हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एटम न्यूट्रल है. लोगों ने ऐसे ही तो परिकल्पनाएं की. पहले देखिए, हमेशा पहले प्रैक्टिकल होता है, बाद में थियरी दी जाती है. पहले हम लोग प्रैक्टिकली उसे देखते हैं, उसके बाद उसे थ्योरेटिकली समझाते हैं. यही तो होता है, यही तो होता आया है. जितनी भी चीज़ें खोजी गई, सबसे पहले उनमें प्रैक्टिकली देखा गया. प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा कि जब से हमारे दादा परदादा सब लोग पूर्वज जितने भी थे, फॉर फादर, जब से वो हैं तब से चांद अपनी जगह पे है, सूरज अपनी जगह पे है, चांद सितारे अपनी जगह पे हैं, सब एकदम स्टेबल है. अगर सब स्टेबल है तो इसका मतलब है न्यूट्रल है सिस्टम. जब सिस्टम न्यूट्रल है, वैसे भी सिस्टम न्यूट्रलिटी की ओर प्रोसीड करता है, तो सिस्टम न्यूट्रल है तो इसका मतलब जो सिस्टम का मेन रीज़न होगा ना, इंडिविजिबल जिसे कहते हैं, अल्टीमेट मतलब उसका जो मेन रीज़न होगा. देखिए, आप नमक ले लीजिए, आप मिर्च ले लीजिए. नमक भी जिस सेम एटम से मिलके बना है, मिर्च भी उसी सेम एटम से मिलके बना है. यानी सारी चीज़ें सिर्फ एक छोटे से पार्टिकल एटम से मिलके बनी होती हैं. एटम के बारे में हमने ये एक्सप्लेन किया. एटम के बारे में कई सारी थ्योरीज आई. डेमोक्रिटस सर आए, उन्होंने बताया. जॉन डाल्टन आए, उन्होंने बताया. जे थॉमसन आए, उन्होंने नेगेटिव चार्ज का प्रेफरेंस दिया. सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि नीदरलैंड के थे, वो आए, उन्होंने अपना सोलर सिस्टम मॉडल दिया, जो कि मैंने फर्दर वीडियो में बताया भी है. उन्होंने अपने मॉडल दिया, उसके अंतर्गत हमें पता चला कि चूंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का प्रेफरेंस देते हैं. रदरफोर्ड के बाद हम पढ़ते हैं नील्स बोर को. नील्स बोर ने रदरफोर्ड को गलत समझाते हुए कहा, क्योंकि रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम को मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं दी, तो नील्स बोर ने बताया चूँकि इन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं समझा इसलिए इनकी थ्योरी को गलत करो. मैं बताता हूँ स्पेक्ट्रम कैसे बनता है. नील्स बोर ने बताया कि नील्स बोर ने क्या बताया, नाभिक है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं. उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट कहा. उस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. नील्स बोर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान बढ़ेगा. और जब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व स्टेबिलिटी घटेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी घटेगी तो उसे नाभिक से बाहर जाने में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी.
और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे करीब है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, मेन एनर्जी सेल नंबर 1, वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल और लोअर एनर्जी का होगा। उन्होंने ऐसा बताया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर जाता है? इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से कहीं से एनर्जी मिलती है, एनर्जी बाह्य सिस्टम से कहीं से मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ करके एनर्जी पाने के बाद एक्साइट हो जाता है और चला जाता है आगे की कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में जाता है जिस कक्षा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चूंकि ठहर नहीं पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर प्रोसीड करता है। इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा सिस्टम अपना स्थायित्व चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वहाँ उसका मन नहीं लगता। वो कहता है मैं फिर से अपनी सेम जगह पे जाना चाहूँगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी सेम जगह पे जा रहा होता है, 10⁻⁸ सेकेंड के अंतर्गत ऐसा काम होता है। जब वो अपनी जगह पे जा रहा होता है तो उसे जो एनर्जी मिली थी वहाँ जाने के लिए, वो उस एनर्जी को छोड़ के आता है। जैसे अगर आपको घर से पैसा मिलता है कहीं जाने के लिए, तो आप उस पैसे को खर्चा करके आते हैं ना। इसी तरह एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी जगह पे आ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है। जो उस रिलीज हुई एनर्जी रहती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वहाँ से निकलती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में वहाँ से निकलती है। और अगर हम उस एनर्जी के सामने इस तरह एक पन्नी होती है, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, जो हम अगर उसमें स्पेक्ट्रम जो कहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म, अगर हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म से टकराएं तो हमें देखने को मिलता है एक सिंगल ब्राइट लाइन, एक ऐसे लाइन देखने को मिलती है। उस लाइन के दिखने का क्या मतलब है? उस लाइन के दिखने का मतलब यह है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, और वही उसी तरह स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या? इंद्रधनुष जिसे आप कहते हैं ना, इंद्रधनुष जो बारिशों के टाइम में बन जाता है, उसका रीजन भी यही है। चलिए, हमने ये जाना स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, चीज़ें बदलती गई, लोग बदलते गए, समय बदलता गया, ज़माना बदलता गया, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होने के कारण हमारे पास हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप आ गए। हाई रेजोल्यूटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप का मतलब कि एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोप जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मतलब उसको पास कराएं, तो हमें देखने को मिला कि वो जो सिंगल ब्राइट लाइन हमने देखी थी ना, सिंगल ब्राइट लाइन, एक्चुअली में वो सिंगल ब्राइट लाइन नहीं है, वो बहुत सारी लाइनों का सामंजस्य है, यानी कई सारी लाइनें मिलके बनी हैं। उन सारी लाइनों को मिलके जो बनना है ना, उसे हम आगे वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो।